हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का सेकंड हेड, इनकम का सेकंड हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान से होने वाली आय, मकान संपत्ति से होने वाली आय। जैसे कि आज के समय में एक व्यक्ति के एक से अधिक मकान होते हैं और मकान को किराए पे देके उससे इनकम करना आज किसी भी व्यक्ति का मुख्य जरिया बन गया है। महानगरों में ये आम बात हो गई है कि मकान को किराए पे देके इनकम किया जाए। तो इनकम टैक्स में जब ये इनकम है तो इनकम टैक्स में अछूता तो रहेगा नहीं, तो इनकम टैक्स में भी इस इनकम पे टैक्स लगाया जाता है जो कि सेकंड हेड इनकम का। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से इजीली बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, याद रखने के लिए हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं IHP। कोई भी मकान किसी भी व्यक्ति का आप 3 तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। 3 कौन कौन से तरीके हैं? पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेसिडेंट। सेकंड यूज़ आप करते हैं इसको लेट आउट के लिए, लेट आउट मतलब किराए पे देना। और तीसरा आप इस मकान को यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ बिजनेस के लिए। अब अगर आप सेल्फ बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो इसके जो इनकम और खर्चे हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड हो जाते हैं, और क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड हो गया तो ये इस हेड का इनकम तो होगा नहीं। तो इसको हम रखते हैं प्रॉफिट गेनिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, इनकम के तीसरे हेड में। तो सेल्फ बिजनेस वाला पार्ट अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा है तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे PGBP हेड में। तो आपके पास यहाँ पे स्टडी करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट और दूसरा लेट आउट पार्ट। अब इन दोनों पार्ट का ही आपको कैलकुलेशन करना है। आइए कुछ और बात करते हैं इसमें। मान लीजिए एक मकान है, तो एक मकान में कंडीशंस ऐसी हो सकती है, कंडीशन नंबर 1 कि पूरा का पूरा मकान हम रेंट पे दे दें, पूरा मकान रेंट पे चला गया। या कंडीशन ये बन सकती है कि आधा मकान रेंट पे है और आधा मकान मकान मालिक सेल्फ यूज़ करता है, ये भी हो सकता है कंडीशन। या फिर एक कंडीशन ये भी बनती है कि पूरा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। तो इस तरीके से अगर हम इसको बांटते हैं तो ये कहलाता है प्रोपोर्शन के बेस पे या प्लेस के बेस पे बांटते हैं आप इसको। और मकान को आप एक तरीके से और बांट सकते हैं टाइम के बेस पे। टाइम बेसिस पे कैसे कि 6 महीने आप रहते हो मकान में और 6 महीने किराएदार रहता है, या 3 महीने आप रहते हो, 9 महीना किराएदार रहता है। इस कंडीशन को हम कैसे बांटेंगे? टाइम बेसिस पे। क्या इससे प्रभाव पड़ता है? इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब आप इसको प्रोपोर्शनेट लेते हैं, भाग में तोड़ते हैं, 1 भाग 2 भाग या पूरा मकान आधा मकान, तो कैलकुलेशन आपका बदल जाता है और समय के हिसाब में कैलकुलेशन बदल जाता है। तो अभी आप ये याद रखिए कि हम मकान संपत्ति को जब किराए पे देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, तो हम उसको 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो प्लेस बेसिस पे, कितना प्लेस आप किराए पे देते हैं, कितना रहते हैं। दूसरा टाइम बेसिस पे, कितने महीने आप किराए पे देते हैं, कितने महीने आप खुद रहते हैं। बाद में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आइए अब चलते हैं स्टडी के सेकंड पार्ट में। तो सेल्फ रेसिडेंस की अगर बात करें तो सेल्फ रेसिडेंस मतलब खुद यूज़ करना। अपने मकान को अगर आप या मैं खुद रहने के लिए यूज़ करते हैं तो ये तो तय है कि आप अपने आप को तो रेंट देंगे नहीं, और रेंट नहीं है मतलब जब रेंट नहीं है तो इनकम नहीं है। तो इसलिए इस मकान की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं फॉर्मेट में। फ़िलहाल अभी याद रखिए आप कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। लेकिन जब आप लेट आउट की बात करते हैं तो लेट आउट मीन्स आपने इसे किराए पे दे रखा है और किराए पे देने के कारण आपको यहाँ से इनकम हो रही है रेंट के रूप में, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। अब इनकम टैक्स का एक नियम और है कि जब आप कोई भी खर्च करते हैं, खर्च का पर्पस क्या है? ताकि आप उससे इनकम जनरेट कर सकें, तो वैसा खर्च आप अपने इनकम में माइनस कर सकते हैं।
वो खर्च अलाउड होना चाहिए इनकम टैक्स की नज़र में और उस इनकम को करने से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा खर्च है जो आप मकान पे कर सकते हैं? तो मकान में सबसे बड़ा खर्च किया जाता है लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा, मकान में और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे समय समय पे मेंटेनेंस करवाना, वाइट वॉशिंग करवाना, या प्लम्बिंग का काम हो गया या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम मकान में हो सकते हैं। तो इन सब खर्चों को लिस्टिंग करने की बजाय इनकम टैक्स ने आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है 30% का, कि आपको जो भी इनकम रेंट से होती है उसके एनुअल वैल्यू में आप 30% 30% डिडक्ट कर सकते हैं अपने खर्चों के लिए। लेकिन याद रखिए, ये खर्च होने के बाद, ये डिडक्शन मिलने के बाद और किसी भी प्रकार का खर्च अलाउड नहीं किया जाएगा। अब इसको फॉर्मेट समझते हैं। ये एक फॉर्मेट मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए दे रहा हूँ और एक लेट आउट के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो होता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्टकट में GAV बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान से कोई रेंट होता नहीं है, रेंट नहीं होता तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, नील होगा। और लेट आउट को हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। कैसे कंप्यूट करना है आप वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू ज़ीरो है तो हम इसको कैलकुलेट क्यों करने जा रहे हैं? तो ये एक रहस्य जो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। जनरली आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। अब वो कैसे होगा आप देखते जाइए। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स, ये आप माइनस करेंगे। इसमें नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे ये टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। और कुछ अनरियलाइज रेंट है। अनरियलाइज रेंट मतलब जब आप किराए पे देते हैं और आपसे कुछ मकान का रेंट आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। आपने कोशिश किया वसूलने का लेकिन नहीं वसूल पाते हैं, तो वो आप अपने इस रेंट में से माइनस कर सकते हैं। ये डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो कहलाता है एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू, आपके हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू। पिक्चर यहीं से शुरू होता है एनुअल वैल्यू से। अब ये एनुअल वैल्यू इसकी क्या होगी, नील होगी, और इसका एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो निकलेगा। इस एनुअल वैल्यू में सेक्शन 23 के हिसाब से आपको डिडक्शन देना है। 23-24 के हिसाब से जो डिडक्शन है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक मिनट, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। जितने भी प्रकार के आप खर्च मकान संपत्ति के लिए करते हैं उनको लिस्टिंग करने के बजाय डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक मुश्त 30% की डिडक्शन दे दिया है। अब इसमें चाहे आप जो भी खर्च करें वो इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि ज़ीरो पे डिडक्शन तो होगा नहीं। तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लिए है, ओनली लेट आउट पार्ट के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ दो खर्चे ऐसे थे जो आप घटा सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन था और दूसरा था स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने घटा लिया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन आप दो तरीके से ले सकते हैं, दो कार्यों के लिए ले सकते हैं। पहला, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। या तो आप खरीदने के लिए या मकान को बनाने के लिए लोन लेते हैं, या तो आप पुराने मकान को रिपेयर या रिनोवेट करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा। तो डिडक्शन की लिमिट है यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख रुपीज़ इन द केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। अगर आप परचेज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल सकती है। और अगर रिपेयर रेनोवेशन किया हुआ है आपने तो 30,000 तक का डिडक्शन आपको मिलता है। लेकिन लेट आउट पार्ट के लिए ये नो लिमिट है।
मतलब आपने जितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो आपको डिडक्टिबल रहेगा। ये 2019-20 तक ये स्लैब है, आगे कुछ बदलने की उम्मीद है इसमें, तो फर्दर जैसा भी कुछ होता है हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट देख लिया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के 2 लाख जो कि आपके परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए है, रिपेयर रेनोवेशन के लिए 30,000। ये उस मकान के लिए जो मकान आपका 1/4/1999 के बाद बनाया या ख़रीदा गया होगा। इसके बाद एक और इंटरेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शनल पीरियड इंटरेस्ट। अब ये प्री कंस्ट्रक्शनल पीरियड क्या होता है, जब आपका मकान कंस्ट्रक्शनल फेज़ में था, जब मकान बन रहा था, उस समय आपने उसके लिए लोन लिया हुआ है और उस लोन का ब्याज आपने चुकाना शुरू कर दिया है, लेकिन आपके पास किराएदारी है नहीं और कोई किराएदार नहीं होने के कारण आपको इनकम नहीं हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का एक रूल है कि आप इनकम जनरेट करने के लिए जो भी खर्च करेंगे वो खर्च आपके लिए क्या होगा, डिडक्टिबल होता है। तो खर्च तो हमने कर दिया लेकिन इनकम तो है नहीं, तो इनकम टैक्स आपको अलाउड करता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शनल फेज़ में, कंस्ट्रक्शनल पीरियड में अगर कोई इंटरेस्ट बैंक को दिया हुआ है तो उसका भी आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसका डिडक्शन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। उसके लिए कुछ रूल्स है जो बताऊंगा मैं। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो इंटरेस्ट आपने पटाया हुआ है, चुकाया हुआ है बल्क में, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अवेल होता है। मकान बनने के ईयर से लेके नेक्स्ट 5 ईयर तक आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट में यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं और ये प्रोपोर्शनेटली दोनों पार्ट में अवेल हो जाएगा। तो ये सब घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका HP या LHP होगा। LHP मीन्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखिए ये आपने माइनस में घटाया हुआ है, तो डेफिनेटली 2,30,000 यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब ये आपका लॉस है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे थे। तो हम इसको लॉस निकालने के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। इनकम टैक्स में लॉस आपके लिए प्रॉफिट है जब आप टैक्स पे करने वाले होते हैं। तो अगर आपके पास लॉस है तो उस लॉस को आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, और सेट ऑफ करने के बाद आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा और बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बस यही था सेल्फ ऑक्यूपाइड को कंप्यूट करने का रीज़न। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, एनुअल वैल्यू के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया, लोन इंटरेस्ट लोन के बारे में बात कर लिया। हमको बात करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बारे में। तो अभी आपको मैंने बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड का ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट आउट में कंप्यूट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने कि ये कंप्यूट करना होगा। अब कंप्यूट कैसे करें, तो आइए देखते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंट का ही पार्ट है, रेंट से ही मिलके बनता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है तो आपके पास होंगे 4 टाइप के रेंट्स। 4 टाइप के रेंट्स। कौन कौन से रेंट? तो सबसे पहला रेंट होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जो रेंट आपको मिला हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। दूसरा रेंट होता है आपका म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया जिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। तीसरा है फिर फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है, अगर आपका मकान, यदि आपका मकान किसी ऐसे जगह में है जहाँ पे और भी मकान किराए पे गए हुए हैं, तो और दोनों की साइज़ एक जितनी है, आपका भी 2 BHK सपोज़ और बाजू वाले का भी 2 BHK है, तो उसने जो रेंट रखा हुआ है सपोज़ 6,000, तो आपके मकान का भी एक फेयर रेंट कितना बनता है, 6,000। उसके ऊपर या नीचे ये अनफेयर कहलाएगा। तो ये फेयर रेंटल वैल्यू है। और तीसरा रेंट होता है स्टैंडर्ड रेंट।
स्टैंडर्ड रेंट हर केस में नहीं होता, ये केवल तब अराइज होता है जब आपके एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा। इन चारों रेंट के अलावा एक और एक्सपेक्टेड रेंट की बात करूँगा मैं, जो किसी केस में हो सकता है किसी केस में नहीं होता। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा अभी। तो देखिए, ये चार जो रेंट हैं, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक एक्सपेक्टेड रेंट, तो ये आपके पास हर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। और इन चारों में से आपको एक ट्रीटमेंट करना है, उस ट्रीटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि ग्रॉस एनअल वैल्यू आपका कितना है। तो आइए देखते हैं उसको। केस नंबर 1, व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। पहला केस मैं बता रहा हूँ, जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा। थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड रेंट तभी अराइज होता है जब वहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आपके पास एक होगा म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। आप इन दोनों में से कंपेयर करके निकालेंगे, दोनों में जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज़ मोर, दोनों में जो भी ज़्यादा है आप वो कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। अब आपको इस वैल्यू को कंपेयर करना है अपने एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, और इसमें भी आपको क्या देखना है, विच एवर इज़ मोर, कौन सा ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक बार फिर से देखते हैं, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू मैंने कंपेयर किया और निकाल लिया जो सबसे बड़ा था। उस अमाउंट में से हमने एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया और फिर निकाल लिया जो सबसे बड़ा था। अब बात ये आती है, जब हमको तीनों में से मोर वैल्यू को ही लेनी थी तो हमने तीनों को एक साथ कंपेयर क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न ये है कि ये फेयर रेंटल और जो मार्केट वैल्यू है, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू है, ये तो फिक्स होते हैं 12 मंथ्स के, 1 साल के। लेकिन एक्चुअल रेंट रिसिप्ट 1 साल का हो ज़रूरी नहीं है। आपके यहाँ किराएदार अगर 9 महीने रहता है तो आपको 9 महीने का रेंट मिलता है, 6 महीने रहता है तो 6 महीने का रेंट मिलता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए 9 मंथ्स का है तो आपको इस वैल्यू को भी 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। और प्रोपोर्शनेट करने के बाद जो वैल्यू निकलती है यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है। जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये वही होता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्लेस बेसिस पे रेंट दे के रखे हुए। अगर आपने टाइम बेसिस पे रेंट दिया हुआ है और आप 6 महीने अपने मकान में रहते हैं, 6 महीने किराएदार रहता है और बाकी जो 6 महीने वो खाली उस पीरियड में अगर आप रह लेते हैं क्योंकि आप पहले ही रह चुके हैं, तो फिर वो साल भर रेंट पे माना जाएगा। या एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपका एक मकान था जिसमें 9 महीने किराएदार था और 3 महीने मकान खाली था, लेकिन उस खाली अवधि में, उस रिक्तता अवधि में आपने क्या किया, मकान को यूज़ कर लिया। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपका मकान साल भर किराए पे गया हुआ माना जाएगा। तो उस कंडीशन में ये रेशियो निकालने वाला काम, प्रोपोर्शनेट निकालने वाला काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते हैं इन द केस ऑफ व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। केस नंबर 2, व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ एप्लीकेबल। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो यहाँ अराइज होता है एक नया रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो आपको सबसे पहले जो आपने ट्रीटमेंट किया था वो जारी रखना है, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज़ मोर। इसको आपको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट से, क्योंकि आपके पास एक नया रेंट आ गया है अकॉर्डिंग टू रूल। तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके आप यहाँ पे लेंगे विच एवर इज़ लेस। ध्यान रखिए, अब आपको यहाँ पे क्या छांटना है, दोनों में से जो भी कम होगा वो अलग करना है। और इसमें फिर आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट का और निकलेगा विच एवर इज़ मोर। फिर यहाँ पे देखेंगे आप दोनों में कौन सा ज़्यादा है। और अगर वही वाली बात है 9 महीने वाली, 6 महीने वाली, तो आप यहाँ पे ER कंप्यूट करेंगे। 12 महीने की रैप है तो फिर आपको ER कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोसेस में जो निकला ज़्यादा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दोनों कंडीशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना सीख लिया है।
ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका फिर यहाँ पे आपने पुट करना है और पुट करके फिर क्वेश्चन को आगे बनाना है। तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आइए अब इसका अगला पार्ट चलते हैं, सेकंड म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स आपके एरिया में, जिस एरिया में आपका मकान है, उस एरिया के नगर पालिका को जो आप कर चुकाते हैं अपने मकान संपत्ति का, नल कर, जल कर, वो आपका म्यूनिसिपल टैक्स कहलाता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स के लिए 2-3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये तभी अलाउड होगा जब ओनली इफ़ पेड बाय ऑनर, जब इसको ऑनर ने पे किया, मकान मालिक ने पे किया है, लैंडलॉर्ड ने पे किया है। अगर किराएदार इसको पे करता है तो इसका डिडक्शन ऑनर नहीं ले सकता है। सेकंड, म्यूनिसिपल टैक्स इज चार्ज्ड ऑन रिसीव्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये कैसा चार्ज होता है? रिसीव्ड बेस पे। रिसीव्ड बेस मीन्स जब इसका आप पेमेंट करते हैं, जिस साल आपने पेमेंट किया है उसी साल आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए आपने पिछले 4 सालों से म्यूनिसिपल रेंट का कोई भुगतान नहीं किया हुआ है, तो पिछले 4 सालों में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल अगर आप इसका भुगतान कर देते हैं 4 साल को, पिछले 4 सालों का, तो पिछले 4 साल और इस साल का मिला के आपको 5 साल का डिडक्शन यहाँ पे एक साथ मिलेगा। एक एक्रूअल बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस में आप भुगतान करें मत करें आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो बेस हमको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे फॉलो करना है रिसीव्ड बेसिस। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, आपने पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 2 बातें ध्यान रखिए। थर्ड बात और इसमें इसी से रिलेटेड है कि नॉट अलाउड इफ़ आउटस्टैंडिंग। ये बात मैंने भी की पहले भी। अगर ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अगर आपने इसे भुगतान नहीं किया तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स कंप्यूट करते समय, लिखते समय आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये 3 चीज़ों का। अब ये 2 चीज़ों को आपस में घटाने के बाद आपको मिलता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में हमने पहले देखा है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, परचेस कंस्ट्रक्शन के बेस पे 2 लाख इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, नो लिमिट इन द केस ऑफ लेट आउट। रिपेयर कंस्ट्रक्शन के केस में 30,000 इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन द केस ऑफ लेट आउट नो लिमिट। अब हमारे पास लास्ट इसमें एक ऑप्शन बचता है, एक टॉपिक बचता है प्री कंस्ट्रक्शनल पीरियड, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जब आपका मकान कंस्ट्रक्शन फेज़ में था और कंस्ट्रक्शन फेज़ में होने के कारण आपने इसमें इंटरेस्ट तो पे किया हुआ है लेकिन आपको इनकम यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो होगा लोन टेकन डेट टू कंप्लीटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मकान स्टार्ट होता है बनना उस डेट को नहीं लेना है, आपको कौन सी डेट को लेना है? जिस दिन आपने लोन लिया हुआ मकान बनाने के लिए, उस डेट से लेके जब तक आपका मकान बन के तैयार होता है उस डेट तक का जो समय है वो कहलाता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब इतने समय का आपको इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेना है और कंप्यूट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो मंथ के फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप ऐसा ले सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है। फर्स्ट ईयर आपका फ्रैक्शन में चलेगा, लास्ट ईयर आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर जो इंटरेस्ट आप कंप्यूट करते हैं उस इंटरेस्ट अमाउंट को आपको 5 से डिवाइड करना है। एक डिफ़र्ड इनकम मान के चलिए, डिफ़र्ड एक्सपेंडिचर है, और ये जो निकलेगा 5, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अवेल होगा मकान बन के तैयार होने के ईयर से लेके आगे 5 सालों तक। तो इस पार्ट में अभी ISP में मैं आपको इतना बता रहा हूँ। इसका एक और वीडियो मैं रेडी करूँगा जिसमें कुछ थ्योरी टॉपिक्स होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। थैंक यू।